भी देखिए देश में बिहार पॉलिटिक्स की बात होती है तो एक सवाल उठाया जाता है कि भाई बिहार में डायनामिक पॉलिटिकल लीडर्स की कमी है। आज के समय में बिहार अपने पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से एक मीम बन चुका है। Former Bihar Chief Minister and RJD Chief Lalu Prasad Yadav has been found guilty of corruption in a fodder scam. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी आज लालू प्रसाद यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ कर सकती है। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने आज पटना में अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो लालू के ऊपर अब एक तरह से संकट मंडराता नजर आ रहा है। नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है। पटना में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के बुलाया है। अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। एक पॉलिटिकल ब्लैक होल। लेकिन 2024 में बिहार से एक नया लीडर देश के सामने आया है। चिराग पासवान को भी बाकी डायनास्टी पॉलिटिक्स की तरह एक सिल्वर स्पून या एक नेपो किड की तरह देखा जा सकता है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल जर्नी आसान नहीं रही है। तो आज हम बात करते हैं चिराग पासवान के इमर्जेंस की, उनकी जर्नी की। क्या ये लीडर बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़ा प्लेयर बन पाएगा और बिहार की पॉलिटिक्स को क्या एक नए होपफुल चैप्टर में ले जा पाएगा? पटना में आज रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हो रहा था। उनके बेटे चिराग दौरान वो भावुक होकर गिर पड़े। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में फूट पड़ी है। एलजेपी के 5 सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। जमुई जनसभा में चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे गए मंच से। चिराग पासवान के ना मैं झुकूंगा ना मैं टूटूंगा और डरता तो मैं खिलते नहीं। चिराग पासवान हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, चिराग पासवान ने एक ऐसे घर में जन्म लिया जो पूरी तरह से राजनीति से घिरा हुआ था। उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर और लीडर थे और उन्होंने वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और मोदी गवर्नमेंट के साथ भी एज ए यूनियन मिनिस्टर काम किया है। इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो तो यार फाइनेंस ब्रोज का नहीं होता। चिराग पासवान भले ही बचपन से पॉलिटिक्स से घिरे हुए हों, लेकिन शुरू में उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। शायद रितेश देशमुख की तरह ही बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया को देखकर उनके मन में भी एक्टर बनने का सपना जागा, जिसकी वजह से चिराग ने साल 2011 में दूसरे फ्यूचर एमपी कंगना रनावत के साथ मिलकर अपनी पहली फिल्म रिलीज की, मिले ना मिले हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवी का भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसा हाल हुआ। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। अब देखिए, कुछ लोग हैं अर्जुन कपूर जैसे जिनको ऑडियंस बोल बोल के थक गई है, नहीं देखना चाहते तुमको, बस करो फिल्में बनाना, कितनी बार फ्लॉप करवाएं। लेकिन अर्जुन कपूर है क्या, मानते ही नहीं है। फ्लॉप पे फ्लॉप डालते रहेंगे लेकिन फिल्मों में घुसे रहेंगे। I'm not interested यार। लेकिन चिराग पासवान ने दूसरा रास्ता अपनाया। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपने फादर रामविलास पासवान की मदद से बिहार की राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान को इंडियन पॉलिटिक्स में, खासकर बिहार की पॉलिटिक्स में, एक पॉलिटिकल वेदर साइंटिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो एक पक्के पॉलिटिशियन थे जो इंडियन पॉलिटिक्स में बदलते माहौल को समझना जानते थे। इसलिए वो अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर रेलेवेंट रहने में सफल रहे। कहा जाता था कि रामविलास पासवान को इलेक्शन के पहले ही पता चल जाता था कि देश में पॉलिटिकल हवा किस तरफ बह रही है और किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी से जीतकर लोकसभा में एंट्री ली और 1977 से लेकर 2014 तक वो 8 बार इसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हैं। माना जाता है कि अपने फादर रामविलास पासवान की मदद से पॉलिटिक्स में एंट्री लेने के बाद चिराग पासवान ने अपने फादर की पॉलिटिक्स को एक्चुअली काफी इन्फ्लुएंस किया है। और आप ये नोटिस कर सकते हैं क्योंकि रामविलास पासवान देखिए 2005 में बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान अपने पीक पर थे। इसी साल उनकी पार्टी एलजेपी ने बिहार की 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एलजेपी बेसिकली बिहार में किंग मेकर के रूप में उभरी। बीजेपी और जेडीयू दोनों मेन पार्टीज ने रामविलास पासवान को गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने दोनों पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। साथ ही
उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि बिहार में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि बिहार की मुस्लिम पॉपुलेशन बिटवीन 16 to 20% है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और एलजेपी इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, लेकिन उनका ये पासा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। 2009 के असेंबली इलेक्शंस में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 के इस लोकसभा इलेक्शन में भी रामविलास पासवान की एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहाँ तक कि पासवान अपने सबसे सेफ सीट और गढ़ माने जाने वाली हाजीपुर सीट से भी हार गए। इसी मुश्किल वक्त के दौरान रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और माना जाता है कि चिराग पासवान के इन्फ्लुएंस में बीजेपी के साथ रामविलास पासवान ने फिर 2014 में पार्टनरशिप की और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस को साथ में लड़ने का फैसला किया। और 2014 में ये फॉर्मूला एलजेपी के लिए काफी सक्सेसफुल भी निकला। जहां 2009 में एलजेपी को 0 सीट्स मिली थी, वहीं 2014 में एलजेपी ने 6 सीट जीती। 2014 के बाद 2019 में भी एलजेपी ने सभी 6 लोकसभा सीट्स इलेक्शन में जीती थी। और इसके बाद चिराग पासवान की लीडरशिप में एलजेपी का रिश्ता बीजेपी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला गया। 2014 में चिराग ने जमुई से अपनी पॉलिटिकल करियर का शुरुआत की, लेकिन 2019 में उनके फादर के आशीर्वाद से उन्होंने अपने फादर की हाजीपुर की सीट को इनहेरिट किया और वहां से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें 5 लाख से भी अधिक वोट मिले। 2019 के कैंपेन उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नाम के कैंपेन से किया था, जिसका उद्देश्य था बिहार की डेवलपमेंट करना और बिहार को देश में डेवलपमेंट पे नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म मजहब सबसे हटकर सिर्फ हम लोगों ने विकास से जुड़े हुए मुद्दे जिनको प्राथमिकता देने की जरूरत है, उसी का जिक्र किया है और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये गोल पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने जैसा ही डिफिकल्ट है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन इस विजन के साथ 2019 से वो अपनी कैंपेनिंग करते हुए आ रहे हैं। अब इस मकाम पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या स्टोरी है? ये तो हर एक डायनेस्टी पॉलिटिशियन नेपो बेबी की स्टोरी है, चाहे राहुल हो या तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या डीएमके के स्टैलिन हो। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट और यहाँ पर उनकी कहानी और एक नॉर्मल पॉलिटिशियन की फैमिली की कहानी में डिफरेंस आता है। क्योंकि देखिए 2020 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो जाता है। इसी समय पर बिहार में असेंबली इलेक्शंस भी चल रहे थे और इस असेंबली इलेक्शन में जेडीयू के साथ विवाद के बाद चिराग की एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उन्होंने ओपनली सीएम नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज किया और एलजेपी कैंडिडेट्स उन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में खड़े किए जहां पर जेडीयू लड़ रही थी। और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ असेंबली इलेक्शंस पर कि जेडीयू जो थी वो 2015 में 70 सीट से 2020 में सिर्फ 43 सीट्स पर आ गई थी और बीजेपी ने 74 सीट्स जीती और एनडीए में बिहार में सीनियर पार्टनर बन गई। और चिराग पासवान के इस डिसीजन से मोदी, अमित शाह और बीजेपी चिराग को काफी अप्रिशिएट भी करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समय है जब चिराग पासवान ने अपनी वर्थ दिखाई बीजेपी को और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन स्ट्रांग हुआ। लेकिन यहाँ पर आता है चिराग पासवान के लिए एक और ट्विस्ट और एक और बड़ा चैलेंज। चिराग पासवान के अंकल पशुपति कुमार पारस ने 2021 में पॉलिटिकल मतभेद के कारण इनसे इनकी पार्टी ही छीन ली। एलजेपी को इन्होंने स्प्लिट करवाया और 4 में से 6 एलजेपी के एमपीज को लेकर वो पार्टी से अलग हो गए। बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि पशुपति कुमार पारस खुद, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज जो कि चिराग के चचेरे भाई हैं, इन सब ने मिलकर चिराग पासवान को पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया। अब देखिए, हालांकि पशुपति पारस का बीजेपी के साथ कोई खास रिश्ता था नहीं, लेकिन तब भी बीजेपी ने देखा कि भैया देखिए एलजेपी में जो पावर है वो पशुपति पारस के पास है, तो उन्होंने पशुपति पारस के एलजेपी वाले फैक्शन को सपोर्ट दिया। और आप यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि नेपो किड होने के बावजूद ये चिराग पासवान के छोटे से पॉलिटिकल करियर का सबसे लो पॉइंट था। चिराग न सिर्फ अपना पावर बल्कि अपनी पार्टी भी ऑलमोस्ट खो चुके थे और लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर का हाल उनके मूवी करियर की तरह ही होने वाला है। लेकिन यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह सरेंडर नहीं किया। रिस्पांस में चिराग पासवान ने दोबारा ग्राउंड जीरो से अपनी नई पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत की और वो पूरी मेहनत से कैंपेन करने में लग गए बिहार की पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि रामविलास पासवान की विरासत वो है, पशुपति पारस वाली पार्टी नहीं। उन्होंने बिहार में आशीर्वाद यात्रा लॉन्च की। बिहार के कोने कोने में उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की और उनके रैलियों में बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लग गई। तक पीछे है और चिराग पासवान निकल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा के लिए। हाजीपुर का सांसद कैसा है? मेरे रास्ते पे
चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य नहीं बढ़ पाए। आज जब ये लोकसभा का चुनाव है और काफी कम समय में चिराग पासवान ने दोबारा अपनी पार्टी का एक संगठन खड़ा किया और फिर से बिहार पॉलिटिक्स की हवा थोड़ी बदलने लगी। चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ को देखकर आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें कई ऑफर्स दिए। लालू यादव चाहते थे कि चिराग उनकी पार्टी का सपोर्ट करें। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग ने 2014 से जो अपनी लॉयल्टी नरेंद्र मोदी को ऑफर की थी, वो लॉयल्टी जरा भी चेंज नहीं की। मोदी जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट चिराग पासवान लंबा गेम खेल रहे थे। अपने साइड से चिराग पासवान ने भी देखा कि बीजेपी देश में कितनी पॉपुलर है, मोदी देश में कितने पॉपुलर हैं। भले ही आज बीजेपी ने उनको सपोर्ट नहीं दिया हो, लेकिन इस पार्टी से रिलेशनशिप बनाकर रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और पॉलिटिकल विंड्स को पढ़ने का जो टैलेंट रामविलास पासवान के साथ था, चिराग पासवान ने भी दिखाया कि वो टैलेंट थोड़ा सा उनके पास भी है। और चिराग पासवान अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी हमेशा बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूँ और रहूंगा। और पिछले वर्षों में जितने भी आप मोदी जी के बयान देखेंगे, मोदी जी के भाषण सुनेंगे, कहीं पे कोई कम्युनलिज्म की झलक नहीं दिखती है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, जिससे घर घर बिजली पहुंची, आयुष्मान योजना हो जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण योजना, तो इसके लाभार्थी बहुत है। मेरे प्रधानमंत्री जी से, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। और ये बात बीजेपी ने भी नोटिस की कि इस आदमी ने प्रूव किया है कि रामविलास पासवान का वोटर बेस और रामविलास पासवान की विरासत इसके पास है। और इस आदमी का बिहार के लोगों से कनेक्शन भी अच्छा बैठ रहा है। और शायद बीजेपी ने भी सोचा कि चिराग पासवान को इग्नोर या साइडलाइन करना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। और इन सारे रीजंस के कारण बीजेपी ने इस लोकसभा इलेक्शन में पशुपति पारद के एलजेपी को साइडलाइन करके चिराग पासवान की एलजेपी के साथ 5 सीट पर सीट शेयरिंग कर ली। चिराग की मेहनत और सही कैंडिडेट सिलेक्शन से एलजेपी का 100% स्ट्राइक रेट रहा है इस लोकसभा इलेक्शन में, यानी 5 में से 5 सीट चिराग पासवान ने जीती हैं। चिराग पासवान ने इस इलेक्शन में यह दिखाया है कि 5% जो वोट है पासवान कम्युनिटी का बिहार में, वो पूरा का पूरा चिराग पासवान के पास है। जो शेड्यूल कास्ट वोट है बिहार का, वो चिराग पासवान को छोड़कर दूसरे अलायंसेस में नहीं गया, ऑपोजिशन अलायंस के पास नहीं गया। इस साल हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान ने एक बड़े मार्जिन से जीती है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि 2021 में जब उनकी पार्टी ऑलमोस्ट उनसे छीन ली गई थी, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर थे। 3 साल के अंदर अंदर 2024 में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट के मेंबर हैं और उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो एक समय पर उनके पिताजी रामविलास पासवान को भी दी गई थी। और जब एनडीए की मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, तब नरेंद्र मोदी ने सेपरेटली कैमरास के सामने चिराग पासवान को निकालकर एक झप्पी भी दी थी, जिससे शायद वो मीडिया को, देश को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी काफी स्टॉक इन्वेस्ट करने वाली है चिराग पासवान में और बिहार में उनको एक राइजिंग स्टार की तरह देखती है। वो पूरे दिन सदन में बैठा है। सॉरी, मैं गिरफ्तारी कर बैठा हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है। तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल के बाद जो इनको सक्सेस मिली है, इससे एक चीज शायद साबित होती है कि ये बंदा सिर्फ एक नेपो बेबी ही नहीं है। ये मुश्किलों से जूझकर खुद अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ है और फ्यूचर में बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर भी बन सकता है। और अब अगर फ्यूचर लीडर्स की बात हो ही रही है, तो आइए बिहार की फ्यूचर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो वो आइडियोलॉजी पर बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी से अलाइंड है। नेशनलिज्म और हिंदुत्व को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से जोड़ना चाहते हैं। मोदी और इनके बीच में रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो रही है और क्लियरली वो बिहार की कास्ट मैट्रिक्स को भी सही तरह से समझते हैं। वो अपने कल्चर में ओपनली प्राइड एक्सप्रेस करते हैं। जब 2019 में एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस समय चिराग पासवान ने भी ओपनली सीएए और एनआरसी पर ऑपोजिशन को एक्सपोज किया था। यहाँ पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीएए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। ये 3 ऐसे देशों के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का ये कानून है, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, और उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। और मासूम है वो, हकीकत है सर, मासूम है वो। उनको अब जो बात जैसे जाके जो बोल रहे हैं वो उस बहकावे में आ रहे हैं। निरंतर हम लोग हर मंच पर कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। उनका बिहार के लिए विजन भी क्लियर है। वो बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठाकर डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक ऐसे लीडर को देखते हैं
जिसे पूरी लेफ्ट विंग मीडिया एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन पार्टीज बिहार के फ्यूचर लीडर और सीएम की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इनका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसने 1990s के दशक में बिहार में एक ऐसा आतंक का राज चलाया था जिसे गुंडा राज या जंगल राज कहा जाता था। इस पार्टी का हाथ बिहार के सबसे बड़े गुंडे और बाहुबलियों के ऊपर था, जैसे सैयद शहाबुद्दीन और पप्पू यादव। इन गुंडों और बाहुबलियों का इस्तेमाल करके इलेक्शंस के समय पर आरजेडी के फेवर में रैम्पेंट बूथ कैप्चरिंग और डेमोक्रेसी की हत्या हुई करती थी। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये माया नाम की एक हिंदी मैगजीन का है। ये उन सभी बाहुबलियों को दिखाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बूथ कैप्चरिंग और वोटर इंटिमिडेशन किया करते थे। आरजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार की गुंडागर्दी, बैकवर्डनेस, लैक ऑफ एजुकेशन और करप्शन की इमेज जो 1990s में बनाई थी, वो कालिक बिहार आज भी मिटा नहीं पाया है। इलेक्शन कमीशन को मजबूर होकर ईवीएम्स लॉन्च करने पड़े ताकि एटलीस्ट थोड़ी तो ट्रांसपेरेंसी आए इलेक्शंस में। आए दिन आरजेडी के राज में गुंडे जिस दुकान को चाहे लूट लेते थे और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी। हर एक बिजनेसमैन, डॉक्टर या प्रोफेशनल को पॉलिटिकल पार्टीज के बाहुबलियों को रंगदारी टैक्स देना पड़ता था, वरना उन्हें किडनैप कर लिया जाता था। 1990s में आरजेडी का राज इतना खराब था कि न्यूज लॉन्ड्री जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पब्लिकेशंस ने भी इसे एनार्की और लॉस्ट डेकेड बताया है। और करप्शन का क्या ही बोले यार। चारा घोटाला याद कीजिए जो 2023 की वैल्यूएशन के मुताबिक 48 बिलियन रुपीस चोरी किए गए थे। हाल में ही फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी एक्विजिशन स्कैम में भी आरजेडी के तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और आप देखिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने क्या हाल किया है बिहार का। 1992 में सोशल साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट अरविंद दास ने रिपब्लिक ऑफ भारत नाम की एक किताब पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए थे जो दिखाते थे कि डेवलपमेंट मैट्रिक्स में बिहार एवरेज से कुछ खास नीचे नहीं है। और 10 साल के अंदर अंदर इन सारे मैट्रिक्स में बिहार लास्ट पोजीशन पर आ गया था। 2001 और 2005 के बीच में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से भी नीचे आ गई थी। और डेवलपमेंट की तरफ आरजेडी का आप रुख देख लीजिए। जब लालू यादव से पूछा गया कि बिहार की रोड इतनी खराब क्यों है, तो उन्होंने वोटर के बजाय गुंडों को एड्रेस किया कि भैया देखिए रोड बड़ी डेंजरस चीज होती है। अगर आपके गांव में रोड बन गई तो पुलिस तुरंत आपके पास पहुंच सकती है, तो रोड ना ही बने तो अच्छा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2001 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और डेवलप करने की बात कर रही थी, तब लालू यादव ने वाजपेयी की गवर्नमेंट का मजाक उड़ा के कहा था कि ये आईटी वाईटी क्या होता है यार, कंप्यूटर दूध थोड़ी देगा। शायद इसीलिए इनकी रेलवे मिनिस्ट्री इतनी खराब थी क्योंकि ये अपना सारा टाइम लगता है ट्रेन से दूध निकालने में लगा देते थे। और जो इन्होंने आईटी पे तंज मारा है उसकी आयरनी ये है कि इनकी खुद की बेटी ने एक आईटी प्रोफेशनल से शादी की है जो एक समय पे इंफोसिस पे काम करता था। आयरनी ये भी है कि इनके जो सुपुत्र हैं आज तेजस्वी यादव, ये सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। वही सोशल मीडिया जो आईटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है आज भारत में। इस तरह के लोगों को हमारे एनलाइटन जर्नलिस्ट करेजियस पॉलिटिशियन बोलते हैं। अब आतंकवादी को हेडमास्टर सन बोल सकते हैं तो ये तो फिर भी पॉलिटिशियन है। फिसल गया। ये है तेजस्वी यादव की और आरजेडी का विजन बिहार के लिए। तेजस्वी यादव की रैली में आप देखिए चिराग पासवान की मदर को किस तरह से अब्यूज किया गया था, क्योंकि वो बिहार की नहीं थी और एक दूसरे कास्ट की थी। ऐसे में तेजस्वी यादव की ये जनसभा थी, जमुई में ये जनसभा चल रही थी, जहां पर चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे गए हैं। और आप देखिए कि किस तरह चिराग पासवान ने सेंसिबली, मैच्योरली इस मैटर को एड्रेस किया। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी, हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े। और मैं मानता हूँ और हर मन से मैं कहता हूँ, महिलाएं आदि आबादी है, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। तो एक तरफ है तेजस्वी यादव जो एज ए पॉलिटिशियन और जिनकी पॉलिटिकल पार्टी एक काफी नोन क्वांटिटी है बिहार में, और क्या गंद मचाई है बिहार में ये भी काफी नोन चीज है। दूसरी तरफ है चिराग पासवान जो कि शायद एक अननोन क्वांटिटी है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने बिहार को एक डेवलपमेंट और होप का मैसेज दिया है। और एक तरह से बीजेपी के लिए बिहार में ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी याद रखिए कि आरजेडी के ऊपर आरोप था कि 1990s में उन्होंने एक स्लोगन निकाला था अपनी रैलीज में, जो स्लोगन कहता था भूरा बाल साफ करो, जिसका इंडिकेशन ये था कि वो बिहार के सो कॉल्ड अपर कास्ट को, जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ हैं, उनको बिहार से साफ करना चाहते थे, यानी खत्म करना चाहते थे। ये हेट की पॉलिटिक्स है आरजेडी की। चिराग पासवान बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह मोदी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं,
और ओबीसी कम्युनिटी में बीजेपी ने एक गढ़ बनाया है, उसी तरह से चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और एक शेड्यूल कास्ट के स्ट्रॉन्ग स्टार लीडर बन सकते हैं वो बीजेपी के लिए, न सिर्फ बिहार में बल्कि नेशन वाइड। और शेड्यूल कास्ट वोट को भी बीजेपी के लिए कंसोलिडेट करने में मदद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी चिराग पासवान की लीडरशिप क्वालिटी से काफी इंप्रेस्ड रहे हैं। उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। चिराग पासवान एक एनजीओ भी रन करते हैं पॉलिटिक्स के साथ साथ, जिसका नाम है चिराग का रोजगार, जिसमें स्टेट के अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। चिराग का रोजगार की हम लोगों ने शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर हमारे युवा साथी जा सकते हैं, अपने आप को इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और विभिन्न कंपनियों के साथ चिराग का रोजगार का टाइप है। हम लोग का टाइप विजन इंडिया के साथ है। इनफैक्ट कांग्रेस के लीडर्स जो चिराग पासवान के ऑपोजिशन में है, वो भी मानते हैं कि बिहार की डेवलपमेंट के लिए चिराग पासवान जैसा नेता जरूरी है। लेकिन उसकी कोशिश है ये कि युवा बिहार के साथ साथ एक नया बिहार, एक प्रगतिशील बिहार, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बिहार में प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, प्राइड हो, ग्लोरी हो, उसी पेज पे वो भी दिख रहा हो। जनता भी चिराग से एज ए यूथ लीडर काफी कनेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया पे इनकी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने भी बिहार में मोदी की पॉलिसीज जैसे स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। उनका कहना है कि मोदी का जो विजन है इंडिया को डेवलप करने का, वो उसमें मदद करना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना को भी उन्होंने काफी सपोर्ट और इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया है। और देखिए, हाँ, ये एक अननोन क्वांटिटी है, इनका एक बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर अभी नहीं रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग और एक डेवलप्ड इंडिया के लिए बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स का डेवलप होना बेहद जरूरी है। इसलिए ये आशा हम सबकी होनी चाहिए कि आरजेडी जैसी करप्ट और गुंडा पार्टी से बिहार को निजात मिले और बिहार से ऐसे लीडर्स उभरे जो बीजेपी को यूपी की तरह डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाए, जैसा योगी यूपी में कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है चिराग पासवान के बारे में? क्या आपको भी चिराग पासवान से हाई होप्स हैं? क्या आपको लगता है कि वो बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो बिहार में एक मेजर प्लेयर बन पाएंगे? हाँ, आप अग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं? दोनों के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूं इस मैटर पे। बाकी गाइस, पेट्रियन पे हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी जल्द ही निकालने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक पेट्रियन पे सपोर्ट नहीं किया है हमें, तो जरूर जाकर पेट्रियन पे सपोर्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरह की आइडियोलॉजी को यूट्यूब किस तरह से ट्रीट करता है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको